छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते ही अब चुनाव समितियों को लेकर मंथन तेज हो चला है। बीजेपी के ऐलान के बाद सीएम हाउस से लेकर मंत्रियों के निवास पर समितियों को लेकर बैठकें हुई। साल 2018 में घोषणा पत्र के बूते ही कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, जिसकी अध्यक्षता टीएस सिंहदेव ने की थी। लेकिन इस बार उनके इनकार के बाद मोहम्मद अकबर को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो वहीं चुनाव अभियान समिति के लिए पिछली बार की तरह ही डॉक्टर चरणदास महंत और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का नाम लगभग फाइनल है। कांग्रेस हाईकमान की हरी झंडी के बाद नामों की घोषणा कर लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि बीजेपी पर तंज कसने का मौका सीएम भूपेश बघेल ने नहीं छोड़ा। जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है। इधर बीजेपी में पीएम मोदी और अमित शाह के बाद नई ऊर्जा नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी ने आक्रामकता की रणनीति के तहत घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति की घोषणा की, तो कांग्रेस की एकजुटता और समितियों के गठन को लेकर हमला भी बोला। टीएस सिंहदेव जी का बयान देख रहा था, उन्होंने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो इस बार किसी और के सर पर इस झूठ को परोसना चाहते हैं, ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, और उसके तहत में अब नए नए चेहरे को ला करके आरोप घोषणा पत्र समिति बना रहे हैं, घोषणा पत्र का अध्यक्ष बना रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई भी घोषणा जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई। समितियों को लेकर चल रही गहमा गहमी बता रही है कि चुनाव में कम वक्त बचा है, इसीलिए नेताओं को साधने से लेकर हर एक दांव पेंच आजमाया जा रहा है। लेकिन इसका बीजेपी और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है घोषणा युद्ध। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर अब समिति की सुगबुगाहट तेज हो रही है। बीजेपी ने अपनी समितियों की घोषणा कर दी, तो कांग्रेस में भी मंथन के दौर के बाद अब जल्द ही नाम सामने आने वाले हैं। लेकिन नेताओं को साधने को लेकर हर एक दांव पेच आजमाया जा रहा है, और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो नेता मौजूद हैं चर्चा के लिए, उनका परिचय करवा दें। अभय नारायण राय है, प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभय नारायण जी। साथ में देवलाल ठाकुर जी हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं देवलाल जी। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ ठाकुर साहब जुड़े हैं। ठाकुर साहब, आपके पास आवाज़ आ रही है मेरी? ठाकुर साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे उन तक आवाज़ पहुंच जाए। लेकिन मेरे को पूछ रहे हैं जी क्या? जी ठाकुर साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? जी जी, स्वागत करते हैं आपका सर। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चर्चा की हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी से। जी जी, तिवारी जी, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? चलिए, हम कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार से बाद में बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अभय नारायण जी से। कांग्रेस के प्रवक्ता है अभय जी, घोषणा पत्र जल्दी कर दी जो है बीजेपी ने, लेकिन आप थोड़े से लेट हैं। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा था, जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि टीएस सिंहदेव साहब को शायद इसकी कमान दी जा सकती, पिछली बार दी थी 2018 में और सफलता भी मिली थी आपको, लेकिन इस बार उन्होंने इनकार कर दिया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुराने लोगों को हटाया जा रहा है। ललित जी, आरोप लगाने वाले भाजपा के नेता ये भूल जाते हैं
कि अडवाणी जी कहाँ हैं, मुरली मनोहर ज्योति जी कहाँ हैं, नंद कुमार साय जी कहाँ हैं, विष्णुदेव साय जी कहाँ हैं। तो ये जो लोग पुराने और नए की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस में लागू नहीं है। कांग्रेस में आज सबको मिलाकर संगठन चलाया जा रहा है और अगर हमारे अनुभवी लोग हैं तो उनके अनुभव का लाभ ले रहे हैं। हमारे सरकार चलाने वाले मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे संगठन चलाने वाले प्रदेश के मुखिया और हमारे युवा साथी NSY, युवा कांग्रेस और तमाम हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं जो नौजवान हैं, उनका भी साथ लेकर युवा, महिला, सयान सबके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो केवल आरोप की बात थी। रही बात घोषणा पत्र समिति, घोषणा युद्ध आपने आज शीर्षक दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 2018 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी और 68 सीटों के साथ बनी तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के कारण बनी। अब उसके नकल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। घोषणा की समिति भी बन गई, समिति की घोषणा भी हो गई और समिति में कौन लोग छूट गए उसका समाचार ज्यादा चल रहा है बनिस्पत इससे कि समिति में कौन लोग शामिल किए गए हैं। जिन लोगों को छोड़ दिया गया है, ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर हो, प्रेम प्रकाश पांडे हो, इसकी चर्चा मीडिया में कुछ ज्यादा चल रही है, कार्यकर्ताओं में कुछ ज्यादा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल जा रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस की सरकार 15 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, 15 साल के कमीशन खोरी के खिलाफ आई थी, 15 साल के नादिरशाही, तानाशाही और अलोकतांत्रिक रवैये के कारण आई थी। जनता त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को विदा की और इसलिए मैं ऐसी बात कह पाने में सफल हूँ और मैं सिद्ध करूंगा कि जो पार्टी 3 बार 50, 48 सीटें पाती रही, कभी भारी बहुमत बीजेपी का भी कमेंट ले लूं शॉर्ट सर, आपके पास फिर आता हूँ जी। 15 सीट पर 2018 में आ जाना, तो उनको एक कमेंट में बीजेपी का लेना चाह रहा हूँ सर और कारण खोजना चाहिए। जी ठाकुर साहब, आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आपने भी अपने अच्छे नेताओं को दूर कर दिया है ना, जो जिन्हें लाना चाहिए था उन्हें नहीं लाया। कांग्रेस के नेता अब यही कह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जो है भूपेश बघेल का आरोप था बहुत बड़ा कि आप उन्हीं लोगों को ला रहे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। विजय बघेल साहब के ऊपर जो ये आरोप लगा है कि आपने उन्हें घोषणा पत्र समिति में शामिल किया है जो कि पहले कांग्रेस में थे। देखिए, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो उनको अपने हार का डर सता रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इनको बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं मालूम, वो बीजेपी के लिए घोषणा पत्र कैसे तैयार करेंगे। जनता की आइडियोलॉजी तो मालूम है ना विजय बघेल जी को, भारतीय जनता पार्टी की भी आइडियोलॉजी मालूम है विजय बघेल जी। विजय बघेल जी वही नेता है जिन्होंने भूपेश बघेल को करारी शिकस्त दी थी। कहीं ना कहीं वो घबरा रहे हैं कि वो सारी चीजों को जानते हैं, भूपेश बघेल की हर रणनीति को पहचानते हैं और उसको मात देने का दावा रखते हैं। तो और कहीं न कहीं इस प्रदेश में जिस प्रकार से इनके ही भारतीय जनता पार्टी क्या बोले कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र के पिछले समय के अध्यक्ष थे उन्होंने ही मना कर दिया कि मैं अब घोषणा पत्र का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। शायद झूठ की दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, इस बात को TS बाबा पहचान गए। इसलिए वो समय समय पर इस सरकार को आगाह भी करते रहे और ये जो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश को पूरा ठगने का काम किया है। ये जो मैं पत्र दिखा रहा हूँ, रोजगार सहायकों को ट्वीट करके 2022 में इन्होंने मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाई और इसका एक पूरा जनसंपर्क विभाग ने न्याय धानी के नाम से न्याय के रूप में इन्होंने पूरा पोस्टर भी लगवाए कि हमने 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,500 रुपया रोजगार सहायकों का कर दिया। आज तक किसी भी रोजगार सहायक को बिल्कुल 9,500 नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपनी वाहवाही लूट लिए, विज्ञापन छपा दिए। वही हाल आप देखेंगे कि यहाँ के जितने कर्मचारी, मैं जवाब ले लेता हूँ उनको इस वक्त मैं वो जवाब ले लेता हूँ। अभय जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि घोषणा पत्र में घोषणाएं तो बहुत सारी हो जाती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता और ये TS सिंहदेव साहब की भी ये दर्द था कि वो जो घोषणाएं हुई वो शायद पूरी नहीं हुई है पूरी तरह से। क्या इसीलिए उन्होंने भी मना कर दिया इस बार? देखिए, TS सिंहदेव जी का ये कहना है कि मैं घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नहीं रहूंगा, वो चाहते हैं कि कोई जनाब इसके बारे में जो आप लोग छपा देते हैं बोलने दीजिए उन्हें, ठाकुर साहब बोलने दीजिए उन्हें, वो एक एक करके बताएंगे, वो आपके उस पत्र का भी जवाब देंगे। TS बाबा ने चाहा कि किसी और को मौका मिले
वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव जी की जोड़ी पुनः भाजपा के सामने है, तो भाजपा विचलित होके वो तो टीएस सिंहदेव से मिलने गए, प्रयास किए, तमाम तरह के प्रलोभन की बातें भी हुई होंगी। टीएस बाबा ने खुद सरगुजा की सभा में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या प्रयास कर रही थी। तो टीएस बाबा को लेकर इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, तो अब टीएस बाबा इनको अच्छा नहीं लगने लगे। तो टीएस बाबा का सिर्फ कहने का अर्थ यह है कि किसी और को मौका दिया जाए। और तो आप ये कह रहे हैं कि टीएस बाबा ने इसलिए छोड़ा क्योंकि किसी और को मौका दिया जाए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं राम अवतार तिवारी जी। तिवारी जी, ये घोषणा पत्र समिति बहुत अहम होती है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि वो घोषणा पत्र जो है वो जन जन तक पहुंचता है और उसी के आधार पर जनता उनको चुनती है। निश्चित तौर पर ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम है। लेकिन अब जो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि पुराने नेताओं को निकाल दिया गया है, क्या दोनों ही पार्टियां या उनके अंदर के जो नेता है वो संतुष्ट नहीं होते हैं घोषणा पत्र समिति में आने से? क्या लगता है आपको सर? घोषणा पत्र समिति जो है वो सरकार के, कोई भी सरकार है उसका ब्लूप्रिंट है, उसका रोड मैप है। महत्वपूर्ण कमेटियां होती है और सभी लोगों के सुझाव और प्लानिंग से ये तैयार होता है। चुनाव के पहले घोषणा करके ये बताने की कोशिश होती है कि सरकार हम ऐसे चलाएंगे। तो यह काम बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम है। इस काम को पिछले समय टीएस बाबा ने किया था, तो इस बार, अब पिछले बार वो बड़े मन से और घूम कर किए थे, अभी अपनी व्यस्तता और भूमिका दूसरी है, तो इस लिहाज से वो उन्होंने इनकार किया है और एक नए अनुभवी दूसरे कांग्रेसी नेता को जिम्मेदारी देने की चर्चा है। दूसरी तरफ भाजपा जो है इसी बहाने घोषणा पत्र समिति, अनुशासन समिति, आरोप पत्र समिति, तो कई समिति बनाकर धड़ाधड़ वो अपने असंतुष्ट नेता हैं या बड़े नेता हैं उनको सक्रिय करके जिम्मेदारी दे रहे हैं और काम बांट दिया। तो इसलिए जो नेता आरोप प्रत्यारोप या गुटबाजी या उपेक्षा के जो आरोप लगाते घूम रहे थे, उनको एक तरह से काम सौंप दिया कि भाई आप आरोप पत्र तैयार कीजिए, आप घोषणा पत्र तैयार कीजिए, आप शोध करिए। तो एक बड़े तरीके, जब से अमित शाह की बैठक हुई है उसके बाद भाजपा में सक्रियता आ गई है, रणनीतिक तौर पर वो काम करने लगे हैं। कांग्रेस में अभी इस मामले में कहीं पिछड़ी नजर आ रही है। अभी एक भी समिति उन्होंने बनाई नहीं है। सब एक मोटे मोटे तौर पर उनका भी एक तैयार हो चुका है कि किस नेता को कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है और कैसे लड़ाई लड़ना है। उसकी एक बैठक होनी है, बड़े नेताओं के प्लानिंग बनना है, प्लानिंग बन रही होगी, उसको सार्वजनिक नहीं किया होगा, परंतु सामूहिक नेतृत्व से चुनाव में दोनों ही पार्टियां सामूहिक नेतृत्व से मैदान में आके अपने जोर आजमाइश करने में लगी हैं, अपने प्लान को बताने की तैयारी में है कि किस तरह हम किसानों के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारों के लिए क्या कर सकते हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए क्या कर सकते हैं, उद्योग के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई उपयुक्त आदमी है, उन उपयुक्त आदमी को वहां पर फिट करके काम को गति कैसे दिया और सरकार कैसे लाया जाए। बिल्कुल, यानी घोषणा पत्र बनाते समय ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि समिति में कौन आएगा, कैसे आएगा, और अगर कोई घोषणा की जाती है तो उसका क्रियान्वयन किस तरह से कर पाएंगे, ये भी अहम मुद्दा होता है। अभय जी, सबसे बड़ी बात यह है, आपने ये समिति बनाने में बहुत देर कर दी, हालांकि अभी भी समिति के नाम पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन आप पिछड़ गए ऐसा कह रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, और जो नाम है उनको लेकर भी असमंजस है, ये बनेंगे नहीं बनेंगे, इनकी जगह कोई और हो सकता है। तो आखिरकार ये स्थिति अभी क्यों है? अभी तो बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आप थोड़ा पिछड़ नहीं रहे, ऐसा आपको नहीं लगा? देखिए, जो 2018 का इलेक्शन था वो हम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। हम विपक्ष में थे तो हम सारा प्रयास, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, समितियां, अनुशासन समिति, संगठन का काम, सारा कुछ था। 2023 का चुनाव कांग्रेस अपनी विकास के कार्यों पर लड़ेगी। 2023 का चुनाव कांग्रेस अपने 5 साल के उपलब्धियों पर लड़ेगी। 2023 का चुनाव कांग्रेस 15 साल का कुशासन और 5 साल का सुशासन इस पर लड़ेगी। तो निश्चित रूप से कभी कभी ऐसा लगता है कि संगठनात्मक कार्यों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन कांग्रेस के काम चल रहे हैं।
कांग्रेस के बूथ सम्मेलन हो गए, कांग्रेस के जिला स्तरीय सम्मेलन हो गए, कांग्रेस के विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर हो गए, कांग्रेस का बूथ चलो अभियान संपन्न हो गया और हम 24,000 बूथों में एक साथ एक दिन में पहुंचे हैं। तो कांग्रेस संगठनात्मक काम अपना कर रहा है। समितियों का काम है उसको एक सबका सामंजस्य बिठाकर सबको घोषणा कर उसको बनाया जाएगा। और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास है मीडिया का। कौन बनेगा कि जब शैलजा जी हाईकमान का अनुमति लेकर सबको संगठित कर सबके तरफ से सुझाव लेकर जारी करेंगे तभी मालूम चलेगा। और अभी कुछ देर पहले कहा जा रहा था ना कि आराम दिया गया है। मैं पूछ रहा हूँ धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेजा गया ठीक चुनाव के पहले, तो क्या ये उनको स्पष्ट कर दिया गया कि आपको टिकट नहीं मिलेगा? अब दिल्ली की ओर पूछ करिए ये उनको आराम दे दिया गया है। पूछ लेते हैं सर ठाकुर साहब। ये उनको ठाकुर साहब ये सवाल तो आपने सुन ही लिया कि क्या उनको इसलिए लिया गया क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया जाना। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 15 साल के रमन सिंह के सरकार के बाद, शासन करने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद आपने जब उस वक्त जो घोषणा पत्र बनाया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि आगे क्या करने वाले हैं, 15 साल तक आप क्या करते आए, वो सभी जनता के सामने रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप फेल साबित हुए थे। तब टी.एस. सिंहदेव साहब थे और उन्होंने एक जो घोषणा पत्र बनाया उसको जनता ने मंजूर किया था। आपके घोषणा पत्र को नकार दिया गया था। इस साल इस बार जो आप घोषणा पत्र तैयार करेंगे, क्या उसमें इन सब अहम बातों पर आपका ध्यान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों से ही जनता के बीच में जाती है। जो 15 साल नहीं, पहले के विकास कार्य नकार दिए थे ना सर जनता ने। बता रहा हूँ ना, सरगुजा और वहाँ पे बस्तर में भी यूनिवर्सिटी खुली भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुली, नकार दिया गया था। कांग्रेस ने ऐसा घोषणा पत्र लाया, झूठ की ऐसी दुकान लगाई जो एक बार चली दोबारा नहीं चलने वाली है, क्योंकि उसके मुखिया ही जान गए हैं कि दोबारा हम इस घोषणा को लेकर जाएंगे, अगर मैं जाऊंगा तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है। इस चीज को जान गए। मैंने एक पत्र दिखाया, इन्होंने 1 साल पहले अपने वाहवाही लूट ली, लेकिन आज पर्यंत किसी भी रोजगार सहायक को 9,540 रुपये नहीं मिल पाए। इनके जो घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे उन्होंने साफ तौर पर जितने कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी, उनको कह दिया कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे तरफ से नोट शीट चल गई है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। तो दबाव पूर्वक ठीक है, आप हड़ताल समाप्त करवा सकते हैं, लेकिन उनके मन में जो जन आक्रोश पनप चुका है उसको शांत नहीं करा सकते। और टी.एस. सिंहदेव का दर्द पहले भी अपने इस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झलक चुका है। इस बात को बता चुके हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को जो पैसा मिलना था ये सरकार नहीं दे रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं ग्रामीण एवं पंचायत मंत्रालय विभाग से इस्तीफा सौंप रहा हूँ। तो ये गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस आने वाले विषय में सबसे ज्यादा जो पिस रहा है, जो आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने घोषणा किया था, उन क्षेत्रों में आज 4,000 में तेंदू पत्ता खरीद रहे हैं, बोलते हैं आज बोनस नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी में 7 से 8 हजार रुपया मिल जाया करता था। और जो तेंदू पत्ता संग्राहक परिवारों को जो 900 करोड़ जमा थे उसमें 700 करोड़ रुपया देश का मुख्यमंत्री लूट कर ले आया। लूट कर लाकर ये पार्टी की विधानसभा अरे धिक्कार है मुख्यमंत्री को, ऐसी कांग्रेस की पार्टी को, लानत है जो आदिवासियों के खून पैसे की कमाई को निगल रहे हैं। आप आदिवासियों के तेंदू पत्ता को 13 रुपया और 16 रुपया प्रति मानक दरों में बेच दिया। अरे धिक्कार है, आप चाहते ही नहीं आदिवासी आगे बढ़े, आदिवासी इस प्रदेश का तेंदु पत्ता संग्राहक परिवार सक्षम हो। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक कांग्रेस की सरकार कभी नहीं चाहती। और इसका जवाब तो देने का जवाब देने दीजिए ना। 4.5 साल तक सत्ता में मस्त मदांग रहे और जनता के हितों को कभी ध्यान नहीं दिया। 4.5 साल आपकी गिन रहे हैं के लिए आज आपको याद आ रही है। 4.5 साल तक आप सोते रहे। हाँ जी, आप बताएं अभय जी, आप बताएं, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। में डूबे हैं आप, तब तो गरीबों की आप ही का जवाब ले रहा हूँ ठाकुर साहब आप ही का जवाब ले रहा हूँ। आपने कहा 4.5 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, वही जवाब ले रहा हूं सर। अबे जी बताएं। ललित जी, देवलाल जी टिकट के चक्कर में रायपुर का चक्कर ज्यादा लगा रहे हैं। न तेंदू पत्ता का रेट पता है, न तेंदू पत्ता के वनवासियों का हालचाल पता है। केवल झूठे आरोप लगा देने से आरोप नहीं हो जाते। एक भी तेंदू पत्ता संग्राहक शिकायत किया हो, एक भी तेंदू पत्ता संग्राहक अगर शिकायत किया हो तो बताएं। और रही आरोप की बात, तो ये आरोप लगाने से सत्ता नहीं आती।
काम करने में सत्ता आती है, विकास करने में सत्ता आती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता जनता का विश्वास खो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर विश्वास नहीं है। किसानों का बोनस खाकर बैठे हैं, लोगों की नौकरी खाकर बैठे हैं, जो रोजगार के अवसर थे उसको और धर्मांतरित कर ले। इस प्रकार का आप लोग जाल फैला के रखे हुए हो। आप हमारा वही केवल एक भी तेंदुपत्ता सरकार बोल दे, एक भी शिकायत बता दो। आप शिकायत बता दो। आपने केवल देवलाल जी, आप केवल झूठ बोलना, आरोप लगाना मिलकर किया है। ये दोनों लोगों ने मिलकर आदिवासियों के खून पसीने की कमाई को पानी के आदिवासियों का आरक्षण आप लोगे, आदिवासियों का हक आप पाने, विष्णुदेव साहब को दिल्ली आप दोगे, नंद कुमार साहब को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। किस आदिवासी की बात कर रहे हैं आप? घोषणा पत्र कौन से आदिवासी की बात कर रहे हैं? जान चुका है आपके काले कारनामों को। आदिवासी है, उससे लोकसभा का उद्घाटन नहीं करवाते। बिल्कुल आदिवासी है मानता। बिल्कुल। अभय नारायण जी, ठाकुर साहब एक आखिरी कमेंट में राम अवतार तिवारी जी से लेना चाहूंगा। जी जी समझ गए, आपकी बात समझ गए, दोनों की बात समझ गए, दोनों की बात समझ गए। राम अवतार तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगा एक आखिरी कमेंट ये कि सर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर आरोप लगाते हुए पहली बार दिखाई दे रहा है। देखिए, चुनाव के समय है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और बढ़ेगी। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगते रहते हैं। नहीं सर, इसलिए कि घोटाले के आरोप अक्सर विपक्ष लगाता है। घोटाले के आरोप अक्सर विपक्ष लगाता है सत्ता पक्ष पर, सत्ता पक्ष विपक्ष पर घोटाले के आरोप लगाता हुआ दिखाई दिया है। भाई सत्ता पक्ष को देखिए, अगर घोटाला हुआ है तो सत्ता पक्ष तो अभी सत्ता में है, उसको अधिकार है, उसके पास संसाधन है, एजेंसी है जी। इसको एक्टिव करे, इसकी जांच पड़ताल करे, दोषी जेल जाए, निष्पक्ष जांच हो, जांच एजेंसी जो है उसका सही उपयोग होगा। उससे सफेद हाथी जो एजेंसियां पड़ी हैं वो इतने सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इतनी शिकायतें होती, उसकी जांच नहीं होती, लोग बच जाते हैं, इससे भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है। तो ये गलत संदेश जाता है राजनीति में। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं या जिनकी प्रशासन में पकड़ है, वो लोग भ्रष्टाचार करने के बाद बच निकलते हैं, और निर्दोष आदमी जो सब चीज तिकड़म नहीं जानता वो फंस जाता है। तो ये गलत संदेश जा रहा है। तो कोई भी पार्टी हो, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, एक आखिरी कमेंट एक और लेना चाहूंगा आपसे। बड़ी आरोप लगा एक कमेंट और, क्या बीजेपी ने राजनीति से अलग हटकर जी सुचिता लाइए इसमें। जी एक कमेंट और कि बीजेपी ने जो विजय बघेल साहब को वहां पर जो है कमान दी है, ऐसा करके उन्होंने जो है लीड लेने की कोशिश की है, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदरूनी चीज़ों को जानते हैं, उनके रिलेशन में भी है, कांग्रेस की अंदरूनी चीज़ों को भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी मकसद से तो बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। विजय बघेल अच्छे जुझारू नेता हैं और वो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, उसके बाद अब भाजपा में है, तो भाजपा ने उनको एक महती जिम्मेदारी दी है कि वो सक्रिय है, किसान है, सांसद है। तो वो जिम्मेदारी पार्टी ने तमाम उसके बाद सह संयोजक दो बिल्कुल बड़े लोगों को दिए, हमारा अग्रवाल और शिवरतन शर्मा को उसके सहयोग के लिए बनाए। तो एक पार्टी ने जो अलग अलग तरीके से नेताओं को काम में लगाया है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से नेताओं को काम पर लगाया गया है, और कोई ना कोई रणनीतियां जो है सभी पार्टियां बनाती जबरदस्त तरीके से इसी तरह की रणनीतियां जो है दोनों ही पार्टियां बनाती, समय कम है सर, दोनों ही पार्टियां इस तरह की रणनीति बना रही है। और घोषणा पत्र काफी अहम होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर अपने जो है पुरानी सरकार का सारा ब्यौरा देना होता है, जनता के सामने रखना पड़ता है, आगे क्या कुछ करने वाले ये भी जनता के सामने रखना पड़ता है। हालांकि कई लोग ये आरोप लगाते कि झूठा घोषणा पत्र है, लेकिन उसको भी तो जनता देख ही लेती है आने वाले समय में जब चुनाव होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभय जी, आपका भी, और ठाकुर साहब आपका भी, और तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।